बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और आपने कल का लेक्चर लर्न करने की कोशिश की होगी। शॉर्ट क्वेश्चंस को लिख कर देखने की कोशिश कीजिएगा। साइंसेस में मोस्टली चीज़ें लिख कर ही याद होती हैं। बिफोर स्टार्टिंग टुडेज लेक्चर, आज की एक अच्छी बात, रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। अपने बड़ों की इज्जत करें। रिस्पेक्ट एक बहुत ही ब्यूटीफुल गिफ्ट है जो हम किसी को भी देते हैं। ना सिर्फ माँ बाप, बहन भाई, असातिज़ा, हमें हर किसी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए जो भी हमसे एज में बड़ा है। फिर चाहे हम उसे जानते हैं या नहीं जानते, हमें दूसरों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और उनसे रिस्पेक्ट से बात करनी चाहिए। हमारे आने वाली जनरेशन भी हमें ही फॉलो करेगी। अगर हम दूसरों से रिस्पेक्ट से बात करेंगे तो वो भी हमसे रिस्पेक्ट से ही बात करेंगे। थैंक यू। नाउ वी स्टार्ट आवर लेक्चर। चैप्टर नंबर 3, एंजाइम contents, medium for enzyme action, factors affecting the rate of enzyme action, and inhibitors. मीडियम फॉर एंजाइम एक्शन। एंजाइम के वर्क करने के लिए जो मीडियम रिक्वायर है दैट इज एक्वस मीडियम, लिक्विड मीडियम या फिर ऐसा मीडियम जिसमें पानी मौजूद हो। एंजाइम उसमें ही एक्ट करेंगे। मोस्टली एंजाइम्स आर अटैच्ड टू मेम्ब्रेन सिस्टम्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। ज़्यादातर एंजाइम किसी न किसी मेम्ब्रेन सिस्टम के साथ अटैच होंगे, जैसा कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में होता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हमने माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दोनों में ही पढ़ी है और दोनों में ही एंजाइम्स मेम्ब्रेन के साथ अटैच हुए होते हैं और हेल्प कर रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करने में। फ्यू फ्लोट इन द साइटोप्लाज्मिक सूप। साइटोप्लाज्मिक सूप से मुराद ये है कि साइटोप्लाज्म एक लिक्विड फॉर्म में मौजूद है और इसमें एंजाइम्स फ्लोट करते हैं, तैरते हैं, फ्रीली मूव कर रहे होते हैं और अपने फंक्शन परफॉर्म करते हैं। नाउ हियर इज अ डायग्राम। एटीपी सिंथेज इसमें शो किया गया है जो कि एडीपी प्लस फॉस्फेट को एटीपी में चेंज करता है। एडीपी में 2 फॉस्फेट के मॉलिक्यूल होते हैं और एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में 3 फॉस्फेट के मॉलिक्यूल होते हैं। सेल मेम्ब्रेन के अंदर इसको अटैच किया गया है। जब हाइड्रोजन यहाँ से मूव करती है तो ये एडीपी और फॉस्फेट को आपस में अटैच कर देता है। Factors affecting the rate of enzyme action. Enzyme specificity, जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में भी एंजाइम स्पेसिफिसिटी के बारे में बात की थी कि एंजाइम आर वेरी स्पेसिफिक इन नेचर। इनकी स्पेसिफिक केमिस्ट्री है, स्पेसिफिक कंपोजिशन है, स्पेसिफिक अमीनो एसिड मौजूद हैं, स्पेसिफिक शेप है, स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के साथ एक्ट करते हैं। सो स्पेसिफिक कंसंट्रेशन एक नया पॉइंट हम ऐड कर रहे हैं जो कि एंजाइम की स्पेसिफिसिटी को इफेक्ट करता है। एंजाइम की अगर कंसंट्रेशन बढ़ा दी जाए या कम कर दी जाए तो एंजाइम के वर्क करने पे फर्क पड़ेगा। अल्टरेशन कैन इफेक्ट एंजाइम एक्शन। अगर हम एंजाइम की स्पेसिफिक अमीनो एसिड को या किसी भी स्पेसिफिक नेचर को चेंज करने की कोशिश करेंगे तो एंजाइम एक्शन भी अफेक्ट होगा और एंजाइम की वर्किंग चेंज हो जाएगी। फैक्टर्स: एंजाइम कंसंट्रेशन, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, पीएच एंड टेम्परेचर। एंजाइम कंसंट्रेशन, एंजाइम की कितनी मिकदार होगी और उससे
इन रेट ऑफ एंजाइम एक्शन पे क्या फ़र्क होगा, क्या एंजाइम की मिकदार बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा या कम होगा, इसमें हम इन चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे। सबस्ट्रेट कांस्टेंट, अगर हम सबस्ट्रेट को कांस्टेंट कर देते हैं, ना तो इसे बढ़ाते हैं और ना ही कम करते हैं, देन रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंजाइम अमाउंट। तो रेट ऑफ रिएक्शन एंजाइम अमाउंट पे डिपेंड करेगा। अगर हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल से मुराद है तनासुब रास्त, यानी कि एक चीज अगर बढ़ेगी तो दूसरी भी साथ में बढ़ेगी, अगर एक कम होगी तो दूसरी भी साथ में कम होगी। अगर हम एंजाइम की अमाउंट को बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगा, एंजाइम के अमाउंट को कम करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी कम हो जाएगा। इंक्रीज एंजाइम टू फोल्ड्स, रिएक्शन रेट डबल्स। अगर हम एंजाइम को दोगुना कर देते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल हो जाता है, दुगना हो जाता है। रीजन, अब ऐसी क्या रीजन है कि अगर हम एंजाइम को दुगना कर रहे हैं तो फिर रिएक्शन भी दुगना हो रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल, मोर एक्टिव साइट्स अवेलेबल, ज़्यादा एक्टिव साइट्स अवेलेबल होंगी। मोर सबस्ट्रेट विल बाइंड, ज़्यादा सबस्ट्रेट बाइंड होगा। एक्टिव साइट के बारे में हमने पहले बात की थी, वो प्लेस जहाँ पर सबस्ट्रेट अटैच होगा, और सबस्ट्रेट वो सब्सटेंस जिस पे एंजाइम ने एक्ट करना है। तो जितने ज़्यादा सबस्ट्रेट जितनी ज़्यादा एक्टिव साइट के साथ अटैच होंगे, उतने ही ज़्यादा ES कॉम्प्लेक्स बनेंगे, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। और जितने ज़्यादा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेंगे उतने ही ज़्यादा प्रोडक्ट्स बनेंगे। लिहाजा जितनी ज़्यादा एक्टिव साइट्स अवेलेबल होंगी उतने ही ज़्यादा प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन होगी। अब स्टेशनरी फेज, जब एंजाइम की मिकदार हम बढ़ाते हैं तो एक्टिव साइट भी इंक्रीज करती जाती है, लेकिन एक लेवल आता है कि रेट ऑफ रिएक्शन में कोई चेंज नहीं आता। आफ्टर स्पेसिफिक लिमिट नो एक्टिव साइट इज अवेलेबल, कोई एक्टिव साइट अवेलेबल नहीं होगी, क्योंकि जो पहले से मौजूद एक्टिव साइट होंगी सब की सब सबस्ट्रेट के साथ फिल हो चुकी होंगी। नो चेंज इन द रेट ऑफ रिएक्शन, अब चूंकि सब एक्टिव साइट फिल हो चुकी हैं और मजीद कोई एक्टिव साइट अवेलेबल नहीं है जिसके साथ सबस्ट्रेट अटैच हो सके, इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन में अब कोई चेंज नहीं आएगा। दिस पॉइंट इज नोन एज सैचुरेशन ऑफ एंजाइम, इसे हम सैचुरेशन ऑफ एंजाइम का नाम भी देते हैं। सैचुरेशन से मुराद ये होता है फिल हो जाना, भर जाना। तो यहाँ पर एंजाइम की एक्टिव साइट्स पूरे तरीके से सबस्ट्रेट के साथ फिल हो चुकी हैं, इसे हम सैचुरेशन ऑफ एंजाइम का नाम देते हैं। सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, अब यहाँ हम देखेंगे कि सबस्ट्रेट की मिकदार को बढ़ाने से या कम करने से एंजाइम के एक्शन पे क्या फर्क पड़ता है, क्या रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता है या कम होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, एट लो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, अगर हम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को कम रखते हैं, देन रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अवेलेबल सबस्ट्रेट। तो रेट ऑफ रिएक्शन अवेलेबल सबस्ट्रेट के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अगर हम सबस्ट्रेट कम करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी कम होगा, और अगर इसको मज़ीद कम करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन मज़ीद कम हो जाएगा। इसकी वजह ये है कि लो सबस्ट्रेट होगा तो एक्टिव साइट्स भी कम फिल होंगी, जिसकी वजह से कम प्रोडक्ट बनेंगे। एंजाइम्स कांस्टेंट, अगर हम एंजाइम की मिकदार को कांस्टेंट कर दें, इसे बढ़ाएं या कम ना करें, देन इंक्रीज इन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इंक्रीज रिएक्शन रेट। एंजाइम को कांस्टेंट करने के बाद सबस्ट्रेट को बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ता है। उसकी वजह ये होगी कि जैसे जैसे पहले सबस्ट्रेट लो था, अब उसको हम बढ़ा रहे हैं, जैसे जैसे हम बढ़ाएंगे ज़्यादा एक्टिव साइट्स फिलअप होनी स्टार्ट हो जाएंगी और ज़्यादा प्रोडक्ट्स बनने शुरू हो जाएंगे। हाई सबस्ट्रेट लेवल,
अगर सबस्ट्रेट का लेवल बहुत ज़्यादा हाई हम कर दें तो क्या होता है, नो एक्टिव साइट इज अवेलेबल। जितनी भी एक्टिव साइट्स थी वो अब सबस्ट्रेट के साथ फिलअप हो जाएंगी। अगेन नो चेंज इन द रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन में अब कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि कोई मजीद या एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स नहीं बन पाएंगे नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ एक्टिव साइट की वजह से। दिस पॉइंट इज नोन एज सैचुरेशन ऑफ एंजाइम, इसे सैचुरेशन ऑफ एंजाइम का नाम दिया जाता है। अगेन प्रीवियसली हमने ये बात की थी कि जब तमाम एक्टिव साइट भर जाती हैं या फिलअप हो जाती हैं तो उसे हम सैचुरेशन ऑफ एंजाइम का नेम देते हैं। यहाँ हमारे पास एक डायग्राम है, हम देख सकते हैं कि एंजाइम की कंसंट्रेशन कांस्टेंट है, एंजाइम की कंसंट्रेशन को हमने चेंज नहीं किया। फर्स्ट में लो सबस्ट्रेट मौजूद है, बहुत ही कम सबस्ट्रेट है, इस वजह से तमाम एंजाइम की एक्टिव साइट्स फिलअप नहीं हो पाई। लेकिन जैसे जैसे हम सबस्ट्रेट की मिकदार को बढ़ाते जाते हैं तो एक्टिव साइट्स फिल होना स्टार्ट हो जाती हैं, और जैसे ही हम इसे हाई लेवल पे ले जाते हैं तमाम एक्टिव साइट्स अब फिल हो चुकी हैं, अब मजीद कोई एक्टिव साइट एम्प्टी नहीं है, लिहाजा इस पॉइंट को हम सैचुरेशन ऑफ एंजाइम का नेम देंगे। और इस लेवल पे आने के बाद रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज नहीं होगा। अगर हम गौर करें तो हम देख सकते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता वर्किंग इंक्रीज हो रही है और यहाँ आने के बाद वर्किंग एक लेवल पे आ गई है। तो इस फेज को हम सैचुरेशन ऑफ एंजाइम या स्टेशनरी फेज भी कह सकते हैं। सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को हम ग्राफ के जरिए भी शो कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टली हमने या एक्स एक्सिस पे हमने सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को शो किया है और वाई पे हमने रिएक्शन रेट को शो किया है। जैसे जैसे हम सबस्ट्रेट की मिकदार बढ़ाते जाएंगे रिएक्शन रेट भी बढ़ता जाएगा। उसकी वजह ये होगी कि एक्टिव साइट्स फिलअप होती जाएंगी, यहाँ से एक्टिव साइट फिल होना स्टार्ट हुई हैं और यहाँ पर होती जा रही हैं। आहिस्ता 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 फिल अप होने के बाद इस पॉइंट पर पहुंचने के बाद तमाम एक्टिव साइट्स फिल हो चुकी हैं और अब रेट ऑफ रिएक्शन एक स्ट्रेट लाइन शो कर रहा है, जिससे मुराद ये है कि ना तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ रहा है और ना ही कम हो रहा है। टेम्परेचर, rate of reaction increase with increase in temperature up to a certain limit। अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज होगा, लेकिन ऐसा सिर्फ एक सर्टन लिमिट तक होगा, उसके बाद जो है वो चीज़ें चेंज होना शुरू हो जाएंगी। Reason, heat provide activation energy and kinetic energy to reacting molecules and they move rapidly। जब हम स्टार्टिंग में हीट प्रोवाइड करते हैं तो मॉलिक्यूल्स को जिन्होंने आपस में रिएक्ट करना है वो एक्टिवेट हो जाएंगे, उन्हें एक्टिवेशन और काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगी और ये रैपिडली मूव करेंगे। हीट यहाँ एनर्जी प्रोवाइड करेगी जिससे ज़्यादा चांसेस होंगे कि वर्किंग फास्ट हो जाए। रिएक्टेंट मूव क्विकली, रिएक्टेंट जल्दी जल्दी मूव करेंगे एंड कोलिजन चांसेस इंक्रीज, और ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस हैं कि उनकी आपस में कोलिजन्स हो, टकराव हो, जिसकी वजह से वो आपस में रिएक्ट कर सकें। ऑप्टिमम टेम्परेचर, specific temperature at which enzyme work at maximum rate। ये एक ऐसा टेम्परेचर होता है जिस पे एंजाइम मैक्सिममली वर्क कर सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करके रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर सकता है। ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर ह्यूमन बॉडी एंजाइम इज 37 डिग्री सेंटीग्रेड। हमारे इंसानों का जो बॉडी टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड है और एंजाइम के लिए ये ऑप्टिमम टेम्परेचर है, एंजाइम इस पे मैक्सिममली वर्क कर सकता है। हाई हीट एनर्जी, अगर हम स्टार्टिंग में हीट प्रोवाइड कर रहे थे तो उससे रिएक्शन
फास्ट हो रहा था, लेकिन एक हद से या ऑप्टिमम टेम्परेचर से हीट एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी तो फिर क्या होगा? इंक्रीज वाइब्रेशन ऑफ एटम ऑफ इंजाइम। इंजाइम के एटम्स बहुत ज़्यादा वाइब्रेट करना शुरू हो जाएंगे। वायलेंट वाइब्रेशंस लॉस्ट इंजाइम एक्टिविटी, इंजाइम डीनेचर्स। इंजाइम की एक्टिविटी लॉस्ट हो जाएगी। रीज़न ये होगी कि इंजाइम की जो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर है वो पूरे तरीके से तबाह हो जाएगी। जब इंजाइम के एटम बहुत ज़्यादा वाइब्रेट करेंगे तो उसकी बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन की वजह से इंजाइम की शेप या स्ट्रक्चर तब्दील हो जाएगी, जिसे हम इंजाइम डीनेचरेशन भी कहते हैं। डायग्राम में हम देख सकते हैं ये एक नॉर्मल एंजाइम है जिसके साथ सबस्ट्रेट ने आकर अटैच होना है। इसकी एक्टिव साइट इस सबस्ट्रेट की अटैचमेंट के लिए परफेक्ट है, लेकिन जैसे ही हीट अबव 40 डिग्री जाती है, जो कि इसके ऑप्टिमम टेम्परेचर से ज़्यादा है, तो एंजाइम डीनेचर होना शुरू हो जाता है। इसकी एक्टिव साइट यहाँ पर हम देख सकते हैं कि पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो चुकी है, एंजाइम डीनेचर हो चुका है। अब यहाँ पर सबस्ट्रेट अटैच नहीं हो पाएगा क्योंकि ये पूरी तरह से फैल गई है। टेम्परेचर का ग्राफ हम देख लेते हैं। हॉरिजॉन्टली या एक्स एक्सिस पे हमने टेम्परेचर को शो किया है और दूसरी तरफ वाई एक्सिस पे हमने एंजाइम एक्टिविटी को शो किया है। अगर हम एंजाइम टेम्परेचर को स्टार्टिंग में इंक्रीज करते हैं तो हम देखते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज हो रहा है। 10 डिग्री पे ये इंक्रीज हो रहा है, 20 पे मजीद इंक्रीज हो जाएगा, 30 पे मजीद। इस डायग्राम के मुताबिक इस एंजाइम का टेम्परेचर ऑप्टिमम टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड है, जिस पे ये कर्व मैक्सिममली बन रही है, जिससे मुराद ये है कि एंजाइम इस टेम्परेचर पे अपना मैक्सिमम वर्क शो कर रहा है। लेकिन जैसे ही हम ऑप्टिमम टेम्परेचर से आगे की तरफ मूव करना स्टार्ट करते हैं तो हम देखते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता रेट ऑफ रिएक्शन कम होना शुरू हो गया है और यकदम से फिर डिक्लाइन हो जाता है, कम हो जाता है। वजह ये है कि हीट एनर्जी इंक्रीज होती जा रही है और एंजाइम की स्ट्रक्चर डीनेचर होती जा रही है। 65 डिग्री सेंटीग्रेड पे एक्टिविटी बिल्कुल नील हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, क्योंकि तमाम एंजाइम की एक्टिव साइट्स डिस्ट्रॉय हो चुकी होंगी। पीएच, ऑप्टिमम पीएच, नैरो रेंज ऑफ पीएच एट विच एंजाइम फंक्शन इफेक्टिवली। पीएच की वो नैरो रेंज या बारीक सी रेंज जिसके अंदर एंजाइम का फंक्शन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। स्लाइड चेंजेस इन पीएच। पीएच में थोड़ी बहुत चेंजेस करने से क्या होता है? चेंज इन आयनाइजेशन ऑफ अमीनो एसिड्स एट एक्टिव साइट्स। एक्टिव साइट पे मौजूद अमीनो एसिड की आयनाइजेशन तब्दील हो जाती है। अगर हम थोड़ा सा रिकॉल करें तो हम देखेंगे कि चार्ज बेरिंग साइट थी एक्टिव साइट, तो अमीनो एसिड की आयनाइजेशन की वजह से एक्टिव साइट की सबस्ट्रेट को कैप्चर करने की एबिलिटी लॉस्ट हो जाएगी। आयनाइजेशन ऑफ सबस्ट्रेट। पीएच ना सिर्फ एक्टिव साइट को चेंज करती है बल्कि सबस्ट्रेट की आयनाइजेशन को भी चेंज कर देती है। एंजाइम एक्टिविटी रिटार्ड और ब्लॉक। एंजाइम की एक्टिविटी रिटार्ड हो जाएगी, कम होना शुरू हो जाएगी या ब्लॉक हो जाएगी, बिल्कुल ही बंद हो जाएगी। एक्सट्रीम चेंजेस इन पीएच। अगर हम पीएच में बहुत ज़्यादा चेंजेस करते हैं तो क्या होगा? ब्रेक एंजाइम बॉन्ड्स। ये एंजाइम में मौजूद बॉन्ड्स को तोड़ना शुरू कर देंगी और एंजाइम की स्ट्रक्चर डीनेचर हो जाएगी। यहाँ हमारे पास एक डायग्राम है। ये एक नॉर्मल एंजाइम है जिसके साथ एक नॉर्मल सबस्ट्रेट ने अटैच होना है, लेकिन जैसे ही हम पीएच बढ़ाते हैं एंजाइम की एक्टिव साइट भी तबाह हो जाती है, साथ साथ एंजाइम की आउटर स्ट्रक्चर जिसे हम ग्लोबुलर स्ट्रक्चर कह रहे थे वो भी डीनेचर हो जाती है। ऑप्टिमम वैल्यूज, ऑप्टिमम पीएच वैल्यूज ऑफ सम एंजाइम। कुछ एंजाइम की यहाँ पर हमारे पास ऑप्टिमम पीएच वैल्यूज दी गई हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पेप्सिन।
जिसकी ऑप्टिमम पीएच 2 है, 2.00। पेप्सिन, जैसा कि हम बात कर चुके हैं, स्टमक में मौजूद होता है और प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है। सुक्रेज, ये सुक्रोज डाइजेस्टिंग एंजाइम है, 4.5 ऑप्टिमम पीएच रखता है। एंटीरोकाइनेज, इसको स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रोड्यूस किया जाता है, डाइजेशन से रिलेटेड है, 5.5 ऑप्टिमम पीएच रखता है। स्लाइवरी अमाइलेज, ये स्लाइवा में मौजूद होता है और स्टार्च के या कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने के काम आता है, 6.8 ऑप्टिमम पीएच रखता है। कैटालेज, ये कैटालाइसिस के काम आता है, कहीं भी हमने चीज़ों को काटना हो या तोड़ना हो वहाँ पर इसको इस्तेमाल किया जाता है, 7.6 ऑप्टिमम पीएच रखता है। काइमोट्रिप्सिन 7 to 8 पीएच पर एक्ट करता है और इसे स्मॉल इंटेस्टाइन में पैदा किया जाता है। पैंक्रियाटिक लाइपेज पैंक्रियास से रिलीज होता है और लिपिड्स पर एक्ट करता है, 9.00 ऑप्टिमम पीएच रखता है। आर्जिनेज यूरिया साइकिल में यूज होता है और आर्जिनिन से यूरिया बनाता है, इसकी ऑप्टिमम पीएच 9.70 है। Inhibitors, chemical substances react with enzyme not transformed into product। ये ऐसे chemical substances हैं जो कि enzyme के साथ अटैच होते हैं लेकिन ट्रांसफॉर्म नहीं होते। इनहिबिटर, जैसा कि इनके नेम से जाहिर है कि ये रोकते हैं कैटालिटिक एक्टिविटी को, एंजाइम को ये अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं करने देते। ब्लॉक एक्टिव साइट टेम्परेरीली और परमानेंटली, ये एक्टिव साइट को ब्लॉक कर देते हैं, ये कुछ वक्त के लिए भी हो सकती है और मुस्तकिल तौर पे भी हो सकता है। एग्जाम्पल, पॉइजन लाइक साइनाइड्स, एंटीबायोटिक्स, सम ड्रग्स और एंटी मेटाबोलाइट्स, ये जितनी भी चीज़ें हैं ये इनहिबिटर के तौर पे काम करती हैं। यहाँ हमारे पास एक डायग्राम है, इनहिबिटर बॉन्ड्स टू एंजाइम। यहाँ पर ये सबस्ट्रेट्स हैं, ग्रीन और रेड कलर में, ब्लू कलर में एक इनहिबिटर है। इनहिबिटर यहाँ पर अगर अटैच हो जाए तो सबस्ट्रेट्स यहाँ पर अटैच नहीं हो सकेंगे क्योंकि एक्टिव साइट ब्लॉक हो चुकी होगी इनहिबिटर की वजह से। पॉइजन्स इनहिबिटर्स के तौर पे काम करते हैं। अगर कोई पर्सन पॉइजन खा लेता है, जहर पी लेता है, तो उससे क्या होता है कि उसकी एंजाइम की एक्टिव साइट पर पॉइजन इनहिबिटर के तौर पर जाकर एक्ट करता है और एंजाइम फंक्शन का करना छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से हमारी एक्टिविटीज बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती हैं और डेथ कॉज हो जाती है। टाइप्स ऑफ इनहिबिटर्स। इरिवर्सिबल इनहिबिटर, इरिवर्सिबल किसी भी ऐसी चीज को कहते हैं जिसको चेंज ना किया जा सकता हो। चेक द रिएक्शन रेट, ये रिएक्शन रेट को चेक कर देते हैं, कम कर देते हैं। ऑक्यूपाई एक्टिव साइट पे कब्जा कर लेते हैं। फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड विद एक्टिव साइट, ये एक्टिव साइट के साथ कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं और जब हम इनको अलग करने की कोशिश करेंगे तो ये ग्लोबुलर स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय कर देंगे और इसी वजह से इन्हें इरिवर्सिबल इनहिबिटर कहते हैं, ऐसे इनहिबिटर जिसको अलग ना किया जा सके। फिजिकली ब्लॉक द एक्टिव साइट, ये एक्टिव साइट को फिजिकली ब्लॉक कर देते हैं, उसके ऊपर अटैच हो जाते हैं और इस वजह से कोई भी दूसरा सबस्ट्रेट आकर यहाँ अटैच नहीं हो सकता। रिवर्सिबल इनहिबिटर, ऐसे इनहिबिटर जिनके इफेक्ट को रिवर्स किया जा सकता है, जिन्हें एंजाइम से अलग किया जा सकता है। दे फॉर्म वीक लिंकेज विद एंजाइम, इनका लिंकेज एंजाइम के साथ वीक होता है। इरिवर्सिबल का कोवलेंट लिंकेज था, रिवर्सिबल का वीक लिंकेज होता है। कैन बी पार्शियली और कंप्लीटली न्यूट्रलाइज, इन्हें हम न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, इनके इफेक्ट को हम खत्म कर सकते हैं पार्शियली भी और कंप्लीटली भी, मुकम्मल तौर पर या
एक फ्रैक्शन तक अगर हम इन्हें सबस्ट्रेट की मिकदार को बढ़ा दें। अगर हम सबस्ट्रेट की मिकदार को बढ़ाएंगे तो उससे ऑटोमेटिकली इनहिबिटर की मिकदार कम हो जाएगी और एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ ज़्यादा अटैच होगा और रिवर्सिबल इनहिबिटर के इफेक्ट को हम ख़त्म कर देंगे। रिवर्सिबल इनहिबिटर आर ऑफ टू टाइप्स, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर एंड नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, जैसा कि इनके नेम से ही जाहिर हो रहा है कि ये कंपटीशन रखते हैं। सो अब कंपटीशन किस चीज के लिए और कैसे? These are competitive because they are similar structure with substrate. इनकी शेप या स्ट्रक्चर सबस्ट्रेट से मिलती है। Similarly, they attach with binding site. ये बाइंडिंग साइट पे अटैच होते हैं। Do not active catalytic site produces products are not formed. यहाँ पर हमारे पास हम बात ये कर रहे हैं कि सबस्ट्रेट और कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर की शक्ल एक जैसी होती है, इसलिए एंजाइम सबस्ट्रेट की बजाय कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर को अपनी बाइंडिंग साइट पर अटैच कर सकता है। एक्टिव साइट के लिए ये एक दूसरे के साथ कंपटीशन शो करते हैं। चूंकि कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर प्रॉपर सबस्ट्रेट नहीं है, इसलिए ईएस कॉम्प्लेक्स नहीं बन पाता। अटैचमेंट तो हो जाएगी लेकिन ईएस कॉम्प्लेक्स नहीं बन पाएगा और कैटालिटिक साइट एक्टिवेट नहीं होगी, जिसकी वजह से प्रोडक्ट्स नहीं बन पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, मेलोनिक एसिड इज अ कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ऑफ सक्सिनिक एसिड। सक्सिनिक एसिड चेंज होता है, किया जाता है फ्यूमेरिक एसिड में सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम के जरिए। लेकिन अगर सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम पे मेलोनिक एसिड अटैच हो जाए तो फ्यूमेरिक एसिड नहीं बन पाएगा। सो मेलोनिक एसिड इज अ कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ऑफ सक्सिनिक एसिड। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, ये भी इनहिबिटर ही हैं लेकिन ये कंपटीशन शो नहीं करते। ये डिफरेंट है कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर से। फॉर्म एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स एट अ पॉइंट अदर देन एक्टिव साइट। ये एक्टिव साइट पर अटैच नहीं होते बल्कि ये एंजाइम के किसी दूसरे पॉइंट पर जाकर अटैच होंगे और वहां पर अटैच होने के बाद एंजाइम की स्ट्रक्चर को चेंज कर देंगे। इस किस्म की ट्रांसफॉर्मेशंस लेकर आएंगे कि एंजाइम की एक्टिव साइट थोड़ी सी डिनेचर हो जाएगी। नो कैटालाइसिस, इवन जेन्युइन सबस्ट्रेट बाइंड्स विद एक्टिव साइट। एक्टिव साइट चूंकि फ्री है लेकिन इसके बावजूद अगर जेन्युइन या असल सबस्ट्रेट अटैच हो भी जाए तो भी यहाँ पर कैटालाइसिस नहीं होगी। यहाँ पर हमारे पास डायग्राम शो की गई है। पहले नॉर्मल बाइंडिंग है, ये नॉर्मल एंजाइम है, नॉर्मल एक्टिव साइट शो कर रहा है और सबस्ट्रेट यहाँ आकर इसके साथ अटैच हो रहा है। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में एंजाइम की एक्टिव साइट पर कोई कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर अटैच हो जाएगा जो कि सबस्ट्रेट से सिमिलर होगा, उससे मिलता जुलता होगा, लेकिन कैटालिटिक साइट को एक्टिवेट नहीं कर पाएगा। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर में कोई भी नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर एंजाइम की एक्टिव साइट के अलावा किसी भी पॉइंट पे अटैच होगा और यहाँ पर इसके अटैच होने के बाद एक्टिव साइट चेंज हो गई है। अब अगर हम सबस्ट्रेट को इसके साथ अटैच कर भी लें तो भी ये प्रोडक्ट में चेंज नहीं हो पाएगा। Here are some important short questions. Please note them and try to learn them. Wish you best of luck.
दो मिनट